राजनीति के संत पुरुष यानी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को भी इस बात से परेशानी है कि नीतीश कुमार आनंद मोहन के गांव पचगछिया क्यों जा रहे हैं। और संत पुरुष पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को यह सलाह दी है कि उनको आनंद मोहन जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे जातिगत भेदभाव फैलाते हैं, जातियों को लड़ाते हैं। तो मंगरुआ यही कहेगा, भोजपुरी का वह कहावत दोहराएगा, सुख दुख से चलने के जिसमें खुदे 72 गो छेद। अब नीतीश कुमार जी की कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना। नीतीश कुमार जी एक तीर से कई शिकार करते हैं, इसको आप समझ लीजिए, इसको आप कम मत आंकिए। क्यों जा रहे हैं? बहाना हो सकता है मूर्ति, बहुत कुछ हो, लेकिन मेरा मानना है, मैं बहुत क्लियर हूं, यदि पप्पू यादव का आचरण और विचार सही नहीं है तो किसी बड़े लोगों को हमारे विचारों को एस्टेब्लिश नहीं करने देना चाहिए। नीतीश कुमार जी हमारी गलती को ढक दें और हम एग्रेशन में किसी जाति को गाली गलौज कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी जाएंगे तो आनंद मोहन जी के उस एग्रेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा कि नीतीश कुमार जी सही, आनंद मोहन जी सही हैं। तो नीतीश कुमार जी के जाने का क्या मतलब? तो पप्पू यादव के आपराधिक इतिहास की कुंडली खालने से पहले मंगरुआ आपके लिए लाया है पप्पू से भेंट मुलाकात की एक कहानी। दरअसल पप्पू यादव की पत्नी भी सांसद है, उस समय पप्पू यादव भी सांसद हुआ करते थे। तो पप्पू यादव की पत्नी सांसद है, नाम है रंजीता रंजन। एक इंटरव्यू के सिलसिले में मंगरुआ ने रंजीता को फोन किया, बड़े सलीके से उन्होंने बात की और आने का निमंत्रण दिया। उस समय पप्पू यादव भी सांसद हुआ करता था। रंजीता को आवंटित आवास में पप्पू रहता था और जो पप्पू यादव को आवास आवंटित हुआ था उसमें जाप का कार्यालय था, यानी पप्पू यादव के राजनीतिक दल का कार्यालय भी था। तो चूंकि ऑफिस वही था इसलिए मंगरुआ को वहीं बुलाया गया। मंगरुआ गया भी। आवास में दाखिल होने के पहले मंगरुआ के साथ एक पत्रकार मित्र थे, जाति से भूमिहार थे। नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि छोटे भाई सरीखे हैं। तो हमने अपने पत्रकार मित्र छोटे भाई को कहा कि चलो पप्पू यादव के यहाँ चलना है। कहा कि कहाँ जा रहे हैं भैया, दुर्दांत अपराधी है। मंगरुआ को लगा कि लालू राज में पप्पू की अदावत भूमिहारों से रही है, इसलिए ऐसा कह रहा होगा। लेकिन आग्रह करने पर भूमिहार पत्रकार महोदय मंगरुआ के छोटे भाई पप्पू के आवास में दाखिल हो जाते हैं। और आप तो जानते हैं कि मंगरुआ गमछी वगैरह लेके चलता है। तो जाते जाते मंगरुआ ने देखा कि पप्पू का दरबार सजा हुआ है। मंगरुआ पर जब पप्पू की नजर पड़ी तो कहता है, आइए आइए नेताजी, बर्फी वगैरह खाइए। मंगरुआ ने कहा, नेता तो आप लोग हैं। तो शुरू हुई पप्पू यादव से चर्चा धर्म, कर्म, आध्यात्म, क्योंकि जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के नेता होते हैं उनकी एक बीमारी होती है आध्यात्म की चर्चा करना। तो पप्पू तो घोषित अपराधी था, तो भला आध्यात्म की चर्चा से दूर कैसे रह सकता था। तो आध्यात्मिक चर्चा शुरू हुई। खैर मंगरुआ की रुचि इनके अनर्गल और अधकचरे ज्ञान में थी नहीं, लेकिन अब चूंकि सामने बैठा है, पत्नी सांसद हैं, उनका इंटरव्यू करने आया है, तो सुनना ही पड़ा। तभी अचानक एक फोन आता है। किसी कार्यकर्ता को धनबाद जाना होता है। पप्पू कहता है कि इसकी सारी व्यवस्था कर दो और इसको इतना पैसा दे देना। उधर से उसने कहा कि इतना पैसा तो नहीं हो पाएगा,
लेकिन 25 का इंतजाम कर दूंगा। देखते देखते पप्पू की बोली बदल गई। दादी मतारी गोली बंदूक सब 5 मिनट में ही होने लगा। बातचीत खत्म हुई, यानी फोन जैसे ही पप्पू ने रखा, मंगरुआ ने कहा, यही है आपका आध्यात्मिक ज्ञान। और बिना रंजीता रंजन से बात किए ही मंगरुआ पप्पू के आवाज से वापस लौट आया। वही पप्पू यादव नीतीश कुमार को कह रहा है कि आनंद मोहन से दूर रहिए। ये तो सिर्फ वानगी है, पप्पू के अपराध का लंबा इतिहास रहा है। पप्पू यादव को बताना चाहिए कि मर्डर केस में उम्र कैद, सालों जेल से राजनीति करने वाले पप्पू क्या वहां पिकनिक मनाने गए थे? बिहार के एक बेहद मशहूर नेता हुआ करते थे अजीत सरकार, और उनके साथी थे असफुल्ला खान। कहीं जा रहे होते हैं, उनके ड्राइवर पर अंधाधुंध गोली चलाई जाती है, और ये घटना वर्ष 1998 की है। घटना में तीनों के तीनों मारे जाते हैं। अजीत सरकार उस समय विधायक हुआ करते थे। आरोप लगता है बिहार के 3 नेताओं पर, जिनमें एक नेता होता है अपना संत पुरुष पप्पू यादव। खैर, ये सब बातें तो आपको याद ही होगी, लेकिन वर्ष 2008 में हत्या के आरोप साबित हो जाते हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने पप्पू यादव, राजन तिवारी, अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा मिलते ही पप्पू की सदस्यता रद्द हो जाती है और तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कई साल तक पप्पू तिहाड़ जेल में ही बंद रहता है, और चूंकि होता ही है कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ लोग ऊपरी अदालत में जाते हैं, तो पप्पू ने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, और 2013 में पप्पू को राहत मिल जाती है, और सबूतों के अभाव में संत पुरुष पप्पू यादव जेल से बाहर आ जाता। तो सबूतों के आरोप में बरी हुए पप्पू यादव को ऐसा लगता है कि उसके सारे दाग धुल गए, और खुद को संत बूझने लगा। अपनी बाहुबली वाली छवि को बदलने की कवायद लगातार जारी है। गरीबों की मदद करना, अपने इलाके में सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना, और चूंकि ऐसे संत पुरुष जो होते हैं आपराधिक प्रवृत्ति वाले संत पुरुष, उनको एक और कीड़ा काटे होता है, किताब सिताब लिखवाने का। तो पप्पू ने तिहाड़ जेल में रहते एक किताब लिखवा दिया। कहता है कि हम खुदे लिखे हैं, लेकिन पप्पू के नाम से ही किताब है। और नामवर सिंह से विमोचन भी करवा लिया। नामवर सिंह ऐसे लोगों के तारनहार थे। मंगरुआ उस कार्यक्रम में था। एक पन्ने की रिपोर्ट भी अपने अखबार के लिए लिखी थी। नामवर ने कहा था, द्रोह काल का नहीं, विद्रोह काल का पथिक है पप्पू यादव। अब पैसा पता नहीं क्या कराएगा। खैर, पप्पू यादव कोविड के समय जब सब नेता बंद थे अपने अपने घरों में, तब पप्पू यादव जहां तहां सड़कों पर दिखता था। इस बात के लिए उसकी प्रशंसा की ही जानी चाहिए। लोगों को खाना, दवाई, जरूरी सामान ये सब बांटते हुए नजर आते थे पप्पू यादव। लेकिन जब कोविड का दूसरा फेज शुरू होता है और लॉकडाउन शुरू होता है, तो पप्पू यादव को नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 32 साल पुराने एक किडनैपिंग के मामले में, समझिए कितना पुराना इतिहास रहा है इसके अपराध का। 32 साल पुराने किडनैपिंग के मामले में पप्पू यादव को जेल में डाल दिया जाता है। अब राजनीति के संत पुरुष अपने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के धन संपत्ति पर भी थोड़ा नजर डालना जरूरी है। वैसे तो पप्पू यादव
जमींदार परिवार से आते हैं, खानदानी यादव हैं, लालू के तरह गरेरी होने का या गरेरी से यादव बनने का कोई आरोप वारोप पप्पू पे और उनके परिवार पर नहीं है। लेकिन राजनीति के इस संत पुरुष की संपत्ति करोड़ों में है। ये मंगरुआ नहीं, 2019 के चुनाव में पप्पू यादव ने जो हलफनामा भरा था वो हलफनामा कहता है। पप्पू यादव के पास करोड़ों की संपत्ति, बैंक में लाखों की रकम, 21 लाख की पॉलिसी और पता नहीं कितना सोना, 7,80,500 रुपए का सोना पप्पू यादव ने अपने हलफनामे में दिया है। और माने कुल रकम जो है, कुल संपत्ति 11 करोड़ के आसपास है। ये घोषित है। और 1.5 करोड़ का एग्रीकल्चर लैंड भी है। हालांकि जमींदार थे, पता नहीं कितना लैंड बचा हुआ है, लेकिन 1.5 करोड़ का एग्रीकल्चर लैंड भी है। 9 करोड़ का कमर्शियल बिल्डिंग भी हलफनामे में दिया गया है। तो 11 करोड़ की संपत्ति पप्पू के पास कहा जाता है कि है। ऐसे में सवाल उठता है, कितना ही कमा पाया पप्पू यादव? बड़ा गरीब गुरबा है, शोषित है, वंचित है, आरक्षण का हकदार है, मने ये घोषित है। इसके अलावा यदि किसी को कुछ पता हो तो जरूर बताना चाहिए, क्योंकि पप्पू कहता है कि रोज लाखों रुपए बांटते हैं। सवाल तो उठेगा, तो फिर लाता कहां से है? उसी पप्पू यादव को, संत पुरुष पप्पू यादव को इस बात से परेशानी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आनंद मोहन के गांव पचगछिया क्यों जा रहे हैं? क्यों उनके दादा, जिन्हें लोग प्यार से कोसी के गांधी कहते थे, राम बहादुर सिंह की प्रतिमा के अनावरण में नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं? क्यों आनंद मोहन के बड़े बाबूजी पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी के प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, जिन्होंने गांव को ही अपना देश माना? तो पप्पू कथा आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि सूप दूसरे चलनी को जिसमें खुदे 72 गो छेद। धन्यवाद।